हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं आप सबका दोस्त राइस कुमार ग्राम बैंकर। तो आज की वीडियो में हम लोग बैंकिंग अवेयरनेस का जो टॉप 100 क्वेश्चन था उसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसमें हमने कराए थे 1 से 50 क्वेश्चन तक। आज होगी उसकी पार्ट 2, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं अगला 50 से 100 नंबर तक क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में हम लोग करेंगे टोटल 50 क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें। और आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। तो हमारा क्वेश्चन है, द एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसे हम लोग बोलते हैं ARC, इन इंडिया आर एस्टेब्लिश्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो दोस्तों ये जो ARC है, तो ये आया था सर्वेसी एक्ट 2002। ये जो ARC है इसका एस्टेब्लिशमेंट इसी प्रोविजन के द्वारा हुआ था। द बेसल 3 गाइडलाइन हैव बीन इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया इन फेज स्टार्टिंग फ्रॉम। तो बेसल 3 गाइडलाइन इंडिया में कब इम्प्लीमेंट हुआ था दोस्तों? तो ये इम्प्लीमेंट हुआ था 1 अप्रैल 2013। डैश ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 डील्स विद द डिसऑनर ऑफ चेक एंड कॉन्सिक्वेंसेस। तो डिसऑनर ऑफ चेक एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, ये कौन सा सेक्शन डील करता है? तो ये डील करता है सेक्शन 138 ऑफ NI एक्ट 1881। A stale check is such that it is presented after dash from the date of its issue at the bank। तो दोस्तों स्टेल चेक क्या होता है? अगर कोई चेक, तो यहाँ पर चेक का डेट लिखा होता है। अगर मान लीजिए आज की डेट है 20 सितंबर, तो इसकी वैलिडिटी होती है दोस्तों 3 मंथ की। तो 3 महीने के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अगर दिसंबर में ये चेक आया तो इसे हम लोग बोलेंगे स्टेल चेक। तो कितने महीने के बाद होती है? 3 महीने के बाद अगर ये चेक बैंक के पास प्रेजेंट किया जाएगा तो इससे स्टेल चेक माना जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज इशूड इन ऑर्डर टू मीट एनी फ्यूचर ऑब्लिगेशन फॉर पेमेंट टू ए पर्सन। तो दोस्तों अगर आप लोग चेक से पेमेंट कर रहे हैं और वो फ्यूचर ऑब्लिगेशन के लिए कर रहे हैं, फ्यूचर डेट के लिए कर रहे हैं, तो उसे हम लोग बोलेंगे पोस्ट डेटेड चेक। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, अगर मान लीजिए आज 25 सितंबर है, ठीक है, और आपने किसी को चेक काट के दिया है और यहाँ पर डेट लिखा है 5 अक्टूबर, क्योंकि दोस्तों जो चेक आपने काटा था वो काटा था 5 लाख रुपया का, लेकिन आपके अकाउंट में जो है अभी 5 लाख रुपया है नहीं, लेकिन आपको पता है कि 4 अक्टूबर को आपके अकाउंट में कहीं से 5-6 लाख रुपया आने वाली है। तो इसीलिए आपने उस चेक पे 5 अक्टूबर का डेट दिया है ताकि चेक बाउंस ना हो जाए और उसका जो जो पार्टी को है उसका पेमेंट मिल जाए। तो इसे हम लोग बोलते हैं पोस्ट डेटेड चेक, जो कि फ्यूचर ऑब्लिगेशन के लिए होता है। आपने काटा था चेक 25 सितंबर को, लेकिन इसका पेमेंट होना है वो है 5 अक्टूबर को। कस्टमर अगर 5 अक्टूबर से पहले बैंक जाएगी तो बैंक उसे बोलेगी ये पोस्ट डेटेड चेक है, इसका पेमेंट 5 अक्टूबर या उसके बाद ही हो पाएगी। इन बैंकिंग पार्लेंस CTS स्टैंड फॉर। तो CTS का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो CTS का फुल फॉर्म है चेक ट्रंकेशन सिस्टम। फॉर द स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसे हम लोग बोलते हैं SFB, dash of the adjusted net bank credit should be towards the priority sector as identified by the RBI। तो हम लोगों ने देखा था दोस्तों, जब हम लोग PRI पढ़ रहे थे तब स्मॉल फाइनेंस बैंक को अपने टोटल एडवांस का 75% जो लैंड करेगी वो प्रायोरिटी सेक्टर में लैंड करेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 75%। द कमिटी दैट रिकमेंडेड सेटिंग अप ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक इन इंडिया वाज एडेड बाय। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर आई थी? तो वो आई थी उषा अथॉरिटी कमेटी के रिकमेंडेशन से। तो ये सब सारे कमेटीज आपको याद रखने दोस्तों कि किस कमेटी के रिकमेंडेशन से इसका सेटअप हुआ था। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो इसमें हम लोग को दोस्तों स्मॉल फाइनेंस बैंक और उसका हेडक्वार्टर दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका हेडक्वार्टर जलंधर पंजाब में ही है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका हेडक्वार्टर जयपुर राजस्थान में है। इंसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका हेडक्वार्टर केरला में तो है लेकिन डिस्ट्रिक्ट त्रिशूर है, THRISSUR। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका हेडक्वार्टर बनारस में ही है, UP के। तो ऑल आर करेक्टली मैच्ड एक्सेप्ट सी। तो आंसर हो जाएगा सी दोस्तों। आप लोग को सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक के हेडक्वार्टर्स याद रखने हैं दोस्तों, इसमें क्वेश्चन आते ही आते हैं। द पेमेंट बैंक्स इन इंडिया आर रिक्वायर्ड टू डू डैश ऑफ फंड्स इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो दोस्तों पेमेंट बैंक से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जितने भी इंडिया में पेमेंट बैंक है, आपको सारे पेमेंट बैंक का नाम याद रखना है। पेमेंट बैंक क्या होती है, इसका ऑपरेशन कैसे होता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों कि पेमेंट बैंक
अपने टोटल डिपॉजिट का कितना परसेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है, तो वो करती है 75%। इफ मनी इज लेंट और बोरोड फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 14 डेज इट इज नोन एज। तो दोस्तों ये 3 तरह का पीरियड होता है। एक होता है कॉल मनी, जिसे हम लोग लेंड करते हैं 1 दिन के लिए। एक होता है नोटिस मनी, जो होती है 2 से 14 दिन के लिए। और एक होता है टर्म मनी, 14 दिन और उससे ज़्यादा के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टर्म मनी। विच अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट टेक पार्ट इन रेजिंग फंड फ्रॉम द मनी मार्केट इन इंडिया। तो इनमें से कौन सा टाइप के बैंक है जो मार्केट से फंड उठा नहीं सकते हैं, मनी मार्केट से फंड नहीं उठा सकते हैं? तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक मनी मार्केट से फंड उठाते हैं दोस्तों, लेकिन ये रीजनल रूरल बैंक है, जिसे हम लोग ग्रामीण बैंक बोलते हैं, ये मार्केट से फंड नहीं उठा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रीजनल रूरल बैंक। व्हाट इज द मिनिमम डिनोमिनेशन ऑफ द ट्रेजरी बिल इशूड बाय द गवर्नमेंट। तो ट्रेजरी बिल का मिनिमम डिनोमिनेशन कितना होता है दोस्तों? तो वो होता है 25,000 और इसी के मल्टीपल पे ये बॉन्ड होती है। विच अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट इशू कमर्शियल पेपर टू रेज फंड फ्रॉम द मार्केट। तो इनमें से कौन सा कमर्शियल पेपर इशू नहीं कर सकती है फंड रेज करने के लिए? तो नाबार्ड ये कर सकती है दोस्तों, सिडबी ये भी कर सकती है, एक्सिम बैंक ये भी कर सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल कैन रेज फंड। हु अमंग द फॉलोइंग कैन इन्वेस्ट इन कमर्शियल पेपर इशूड इन इंडिया। तो कमर्शियल पेपर में दोस्तों कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है? यानी इंडिविजुअल्स कर सकते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिसे हम लोग FII कहते हैं वो भी कर सकते हैं, NRI ये भी कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ABC। What should be the minimum duration for which a certificate of deposit can be issued। तो जिसे हम लोग बोलते हैं COD, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये मिनिमम कितने दिन के लिए इशू की जाती है? तो ये की जाती है मिनिमम 7 डेज के लिए इशू। ठीक है दोस्तों, करेक्ट आंसर इज 7। विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट का पार्ट कौन सा है दोस्तों? तो सेकेंडरी मार्केट का पार्ट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये भी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये भी है, मल्टी कमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज ये भी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ABC। विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट डिफाइन अ बॉन्ड इशूड बाय द ऑथोराइज्ड एंटिटी। तो दोस्तों इसमें हम लोगों को बॉन्ड के बारे में पूछा है। तो दोस्तों बॉन्ड में 3 चीजें होती है। बॉन्ड में एक होती है मैच्योरिटी डेट, एक होती है दोस्तों बॉन्ड में रेट ऑफ इंटरेस्ट, और बॉन्ड दोस्तों ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक है दोस्तों बॉन्ड के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इट इज़ अ लॉन्ग टर्म डेप्थ इंस्ट्रूमेंट। ये एक लॉन्ग टर्म डेप्थ इंस्ट्रूमेंट है, इसमें आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बॉन्ड दोस्तों ये एक बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इशू किया जाता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ऑल ABC। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू इशू मसाला बॉन्ड। इनमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने मसाला बॉन्ड को इशू किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। ग्रीन बॉन्ड इन इंडिया आर रेगुलेटेड बाय विच अमंग द फॉलोइंग। तो ग्रीन बॉन्ड को कौन रेगुलेट करती है? तो इसे रेगुलेट करती है सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। विच अमंग द फॉलोइंग इज पेड टू बी इन्वेस्टर्स आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो दोस्तों जब भी कोई कंपनी में प्रॉफिट होती है तो उसके जितने भी शेयर होल्डर्स है उसको हम लोग क्या देते हैं? डिविडेंड देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिविडेंड। विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर द एरियाज ऑफ ऑपरेशन रिगार्डिंग विच कंप्लेंट्स कैन बी रिसीव्ड बाय द बैंकिंग ओम्बुड्समैन। तो दोस्तों बैंकिंग ओम्बुड्समैन क्या होते हैं? बैंकिंग रिलेटेड जितने भी कंप्लेंट्स होते हैं वो यहीं पर डील किए जाते हैं। तो सेल ऑफ म्यूचुअल फंड बाय बैंक, तो बैंक यहाँ पर है। सेल ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट बाय बैंक, तो बैंक रिलेटेड है, ये भी है। मोबाइल बैंकिंग ऑपरेशन ये भी बैंक से रिलेटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई ऑल ABC। Who is the appellate authority to which an appeal can be filed against any award of the banking ombudsman। तो दोस्तों बैंकिंग ओम्बुड्समैन का एपीलेट अथॉरिटी होता है वन ऑफ द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI। RBI क्या करती है? कोई भी एक डेप्यूटी गवर्नर को अपॉइंट करती है एज ए एपीलेट अथॉरिटी। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंपनसेशन दैट कैन बी अवॉर्डेड बाय बैंकिंग ओम्बुड्समैन। तो दोस्तों जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंपनसेशन मिलता है बैंकिंग ओम्बुड्समैन में वो मिलता है 20 लाख रुपए का। द पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट ड्यूरेशन कैन बी एक्सटेंडेड फॉर ए पीरियड ऑफ डैश एट वंस आफ्टर द इनिशियल मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। तो इसे हम लोग और 5 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। PPF अकाउंट को, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट को 5 साल तक के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम टेन्योर ऑफ
टर्म डिपॉजिट इन इंडिया। तो दोस्तों अगर आप लोग टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट किए होंगे या आप लोगों के पेरेंट्स इन्वेस्ट किए होंगे तो टर्म डिपॉजिट में दो चीज आती है, एक आती है फिक्स्ड डिपॉजिट, एक आती है रिकरिंग डिपॉजिट। तो दोस्तों जो मैक्सिमम टेन्योर होता है एफडी आरडी में इन्वेस्ट करने का वो होता है 10 साल, और मिनिमम टेन्योर होता है वो होता है 7 डेज। तो आप 7 डेज से 10 साल 10 साल तक आप टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10 ईयर्स। व्हाट इज द मिनिमम लिमिट ऑफ विथड्रॉवल दैट शुड बी अलाउड बाय बैंक्स इन बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट? तो BSBDA। तो दोस्तों BSBDA एक स्पेशल टाइप का अकाउंट है और ये फिनेंशियल इंक्लूजन के अंदर ये आती है। तो इसमें आप लोग महीने में बस 4 बार ही पैसा निकाल सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 टाइम्स अ मंथ। What is the maximum balance that can be allowed at any time in case of basic saving bank deposit account? तो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट में दोस्तों आप एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप उसमें उस अकाउंट में 50,000 से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप उस अकाउंट में 50,000 से ज़्यादा आप CR अमाउंट नहीं रख सकते, क्रेडिट अमाउंट नहीं रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह के अगर टॉपिक्स आपको पढ़ना है, इंडिविजुअल टॉपिक्स, टाइप्स ऑफ अकाउंट, टाइप्स ऑफ ATM, तो ये सारे टॉपिक्स मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा हूँ और आगे आने वाली वीडियो में भी डालने वाला हूँ। तो आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुँच सके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 50,000। स्विफ्ट कोड इज यूज्ड फॉर मनी ट्रांसफर एट एन इंटरनेशनल लेवल। तो दोस्तों स्विफ्ट कोड का यूज़ हम लोग करते हैं मनी ट्रांसफर के लिए, इंटरनेशनल लेवल के लिए। ठीक है। इट इज़ हाउ मेनी डिजिट्स। तो इसमें कितने डिजिट्स होते हैं? तो इसमें दोस्तों 11 भी होते हैं और 8 भी होते हैं। तो इधर A एंड C। What is the maximum amount that can be transferred through the NEFT mechanism in case of Indo-Nepal remittance? दोस्तों इंडो नेपाल रेमिटेंस के लिए मैक्सिमम जो लिमिट है वो 50,000 है। बाकी दोस्तों विद इन इंडिया में नेफ्ट का जो मिनिमम लिमिट है वो 0 हो और मैक्सिमम का नो लिमिट, आप कितने भी अमाउंट तक ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन वही RTS में दोस्तों जो मिनिमम अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन है वो 2 लाख है आपका, 2 लाख, और मैक्सिमम नो लिमिट। ये दोस्तों याद रखिएगा। RTS दोस्तों ये है रियल टाइम बेस्ड सेटलमेंट, इसमें तुरंत पैसा चली जाएगी। लेकिन नेफ्ट में दोस्तों हर आधा घंटा में एक बैच लगता है, तो टोटल 24 आवर्स में 48 बैचेस लगती है। इन द IFSC कोड विच अमंग द फॉलोइंग डिनोट्स नेम ऑफ बैंक कंसर्न्ड। तो दोस्तों IFSC कोड में जो फर्स्ट करेक्टर होती है, जैसे अगर आप लोगों ने SBI का IFSC कोड देखा होगा तो उसमें लिखा होता है SBIN। तो जो पहला 4 जो लेटर है दोस्तों वो हमारा बैंक के नेम को डिनोट करती है। जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का IFSC कोड देखेंगे तो उसमें लिखा रहेगा CBIN। बैंक ऑफ इंडिया का IFSC कोड देखेंगे दोस्तों उसमें लिखा रहता है BKID, बैंक ऑफ इंडिया। तो ये फर्स्ट 4 लेटर जो होता है दोस्तों वो होती है हमारा बैंक का नाम को डिनोट करती है। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जिसे हम लोग UPI बोलते हैं दोस्तों, UPI से हम लोग क्या कहते हैं, UPI से हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं। हैज बीन डेवलप्ड बाय व्हिच अमंग द फॉलोइंग। तो इसे कौन डेवलप किया था? तो इसे डेवलप किया था NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय यूजर इन ए डे यूजिंग द भीम एप्लीकेशन। तो भीम एप्लीकेशन से आप एक दिन में कितना तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों 40,000। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इन द बैंकिंग डोमेन DEF स्टैंड फॉर। तो DEF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों तो DEF का फुल फॉर्म होता है डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड। अगर कोई बैंक अकाउंट में 10 साल से ज़्यादा पैसा रखा होता है, अगर कस्टमर नहीं निकालता है या कस्टमर का डेथ हो जाता है, तो जो पैसा होता है 10 साल के बाद वो DEF अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। द FATF वाज फाउंड टू फाइट द मीनेस ऑफ ब्लैक मनी, इट स्टैंड फॉर। दोस्तों FATF का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो FATF का फुल फॉर्म होता है फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का काम क्या दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग का केसेस होते हैं या ब्लैक मनी का केसेस होते हैं, स्मगलिंग का केसेस होते हैं रिलेटेड टू मनी, तो ये सारे केसेस को FATF हैंडल करती है और सुपरवाइज करती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूजेस द नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग फॉर बॉन्ड ट्रैकिंग दैट इज ऑपरेटेड बाय। तो ये कौन ऑपरेट करती है? तो ये ऑपरेट करती है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक आर सिचुएटेड इन। तो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ सिचुएटेड है? तो ये सिचुएटेड है लग्जमबर्ग में। तो दोस्तों आप लोगों को जितने भी इंटरनेशनल बैंक हैं उनके सारे हेडक्वार्टर का नाम आपको याद रखना है, जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF और भी जितने ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड लेवल पे, इन सारे के हेडक्वार्टर आप लोग को याद रखने हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री। दोस्तों नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री को हम लोग बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट।
विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ ए कंट्री। तो इनमें से कौन से कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड नहीं होती है? तो दोस्तों ये एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ये हमारे कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड नहीं होती है। बाकी FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FII, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ये सारे के सारे चीज कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड होती है हमारे कंट्री के। द सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SPMCIL हैज 4 mint in India. Which among the following does not have such mint? तो दोस्तों SPMCIL का टोटल 4 सेंटर है इंडिया में जो नोट को प्रिंट और मिंट करती है। तो वो 4 सेंटर दोस्तों, एक हैदराबाद तेलंगाना में, एक उत्तर प्रदेश के नोएडा में, एक वेस्ट बंगाल के कोलकाता में है और एक महाराष्ट्र के मुंबई में है। लेकिन ये साल्बोनी जो है दोस्तों, ये SPMCIL का पार्ट नहीं है, ये है भारतीय मुद्रण बैंक प्राइवेट लिमिटेड का पार्ट है ये। दोस्तों हमारा आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ इलेक्ट्रल बॉन्ड इन इंडिया? इलेक्ट्रल बॉन्ड का वैलिडिटी कितने दिन तक होती है? तो ये होती है दोस्तों 15 दिन तक इसका वैलिडिटी होती है, इलेक्ट्रल बॉन्ड का वैलिडिटी। तो दोस्तों यहीं पर हमारा अगला 50 क्वेश्चन खत्म हुआ। अगर आप लोगों को और भी इसी तरह का वीडियो चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और मेरे वीडियो को लाइक करते रहिए दोस्तों, क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।